Hello students, welcome to my channel Learning Classes. प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग क्लासेस विद सुनीता में स्वागत है। जो हमने कल पेपर किया था उसी का हम आगे नेक्स्ट पार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए थे वो आगे करते कंप्लीट करेंगे। पेपर आज नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट वीडियो में होगा, लेकिन जितने हो सकते हैं उतने क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने अब, जयशंकर प्रसाद की कृतियाँ किस विकल्प में हैं? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हमारे पास। तो जयशंकर की जो कृतियाँ है वो पूछ रहे हैं कि किस विकल्प में है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला है नीरजा, सांध्य गीत, स्मृति की रेखा, पथ के साथी। देखो सबसे पहले हमारे जो ऑप्शन है 4 ऑप्शन, हमने 4 ऑप्शन पे ध्यान देना है और यदि हमारे 4 ऑप्शन समझ आने लग जाते हैं तभी हम उसका क्या है सही उत्तर दे पाते हैं। जैसे नीरजा और सांध्य गीत जो हमारा है, स्मृति की रेखा, पथ के साथी महादेवी वर्मा की है। ठीक है, इसी तरह से हमने यहाँ जो पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, ये हमारी किसकी है? सुमित्रानंद पंत की है। और जो ये परिमल, गीतिका, प्रबंध और पद्य, ये तुलसीदास जो की है हमारी निराला की। ठीक है, तो इसका मतलब बच गया हमारा झरना, लहर, धूर, स्वामिनी, स्कंदगुप्त, ये किसकी हमारी? ये सारी जो रचनाएं हैं वो किसकी? जयशंकर प्रसाद की। तो इस तरह से हमें लेके चलना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है, इसकी व्याख्या दे रखी है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कृतियाँ झरना, लहर, धूर, स्वामिनी, स्कंदगुप्त विकल्प बी में है। और इनके द्वारा रचित अन्य कृतियाँ उर्वशी, और भी इनकी जो कृतियाँ वो है उर्वशी, वनमिलन, प्रेम राज्य, कानून, कुसुम और आंसू, कमायनी आदि है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 25वां क्वेश्चन हमारा, उपन्यास और कहानी के अंतर। उपन्यास और कहानी के अंतर को व्यक्त करने वाला जो कथन सही नहीं है उसे छांटिए। इसमें कौन सा कथन सही नहीं है वो छांटना है हमें। ठीक है, तो पहला जो दे रखा है वो दे रखा है उपन्यास में कथानक होता है, कहानी में वह अनिवार्य नहीं है। ठीक है, और कहानी में चरित्र, वातावरण आदि की प्रधानता होती है। पहला ऑप्शन तो ये दे रखा है। दूसरा कह रहा है कि उपन्यास में जीवन के समग्र रूप का चित्रण होता है, जबकि कहानी में ऐसा एक अंश का होता है। ये बात है। इसमें जो पूछा हमसे कथन सही नहीं है, सबसे पहला तो हमने क्या है नहीं वाला है, उस पर ध्यान देना, नहीं है। तो पहले ऑप्शन में तो हमारा सही लग रहा है हमें, दूसरा भी हमें सही लग रहा है। ठीक है, तीसरा देखते क्या है, उपन्यास में अनेक स्थलों पर इतिवृत्तात्मक वर्णन मिलते हैं, जबकि कहानी में छोटे छोटे आकार के कारण ऐसे स्थल नहीं होते। ये भी बिल्कुल बात सही है। उपन्यास कहानी का लघु संस्करण होता है, उपन्यास कहानी का लघु संस्करण होता है, कहानी उपन्यास का 10वां भाग, कहानी उपन्यास का 10वां भाग नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है? इसमें हमारा चौथा ऑप्शन ठीक है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन ठीक है? हमारा चौथा ऑप्शन ठीक है। एक मिनट, चौथा ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है नेक्स्ट आता है हमारा, इनमें से कौन सा प्रकार समालोचना का नहीं है? इनमें से कौन सा प्रकार समालोचना का नहीं है? सैद्धांतिक आलोचना, आलोचनात्मक आलोचना, निर्णयात्मक आलोचना और व्याख्यात्मक आलोचना। कौन सा हमारा सैद्धांतिक आलोचना का इनमें से कौन सा प्रकार समालोचना का नहीं है? फिर से हमारा क्या हुआ? नहीं आया, तो नहीं पे फिर ध्यान देना है, नहीं है। सैद्धांतिक, समालोचना में सैद्धांतिक तो होना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो दे रखा है आलोचनात्मक आलोचना, ये नहीं है, ये पॉइंट, ये तो इसका मतलब बी ही हमारे इसका ऑप्शन ठीक होगी। निर्णयात्मक भी आलोचना होती है और व्याख्यात्मक आलोचना होती है। ठीक है, तो ये बी इसका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है वो कह रहा है वह कौन सा विकल्प है जिसमें दिए गए सभी लेखकों ने कवि एवं नाटककार दोनों रूपों में प्रसिद्धि प्राप्त की है? तो ऐसा कौन सा जो लेखक है जो कवि भी है और नाटककार दोनों रूपों में प्रसिद्धि प्राप्त की है? ठीक है, ये बताना हमने। तो इसमें से जो हमारा आता है क्वेश्चन, जैसे इसमें ऑप्शन दे रखे हैं मोहन राकेश, सुमित्रानंद पंत, लक्ष्मी नारायण लाल,
दूसरा ऑप्शन है इसमें जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राम कुमार वर्मा। तीसरा जो ऑप्शन है इसमें हमारा चिरंजीत, महादेव वर्मा और मैथिली शरण गुप्त। और इसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा वो आता है, एक मिनट, केदारनाथ अग्रवाल, श्रीधर पाठक आगे। ठीक है, तो इसका जो हमारा दे रखा है इसमें जो हमारा ऑप्शन दे रखा है बी वाला जो ऑप्शन है, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राम कुमार वर्मा, ये जो ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसमें क्वेश्चन पे आपने ध्यान देना, वह कौन सा विकल्प सही है जिसमें दिए गए सभी लेखकों ने कवि एवं नाटककार दोनों रूपों में प्रसिद्धि प्राप्त की है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, जयशंकर प्रसाद ने भी किए, हमारे नाटक भी लिखे उन्होंने, कवि के रूप में भी थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र भी थे और राम कुमार वर्मा भी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है। रस सामग्री किस विकल्प में दी गई, छंद, अलंकार, गुण, रीति, ये तो है नहीं रस का। रस में हमारा विभाव, अनुभव, संचारी भाव, स्थायी भाव होते हैं। ये जो ऑप्शन दे रखा है हमारा बी वाला, ये बिल्कुल करेक्ट है। विभाव, अनुभव और संचारी भाव, स्थायी भाव, ये हमारे उसमें होते हैं। ठीक है, इसमें व्याख्या दी गई है, वो देख लेते क्या दी गई है। रस सामग्री विकल्प जो बी में विभाव, अनुभव, संचारी भाव, स्थायी भाव के रूप में दी गई है। रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता भरत मुनि हैं, जो अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र रस के संबंध में यह उक्ति कही गई है। तो इन्होंने जो उक्ति दी थी इसी के ऊपर हमारा क्या है, रस के व्याख्याता वैसे तो ये इन्हीं को माना गया, भरत मुनि को माना, तो इन्होंने इसी बारे में ये पंक्ति रस के लिए लिखी है, विभावा अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, वार्णिक छंदों में गण कितने होते हैं। वार्णिक छंदों में गण कितने होते हैं, तो वार्णिक छंदों में हमारे गण कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 8 होते हैं। 8 जो उसका सूत्र है आप लोग जानते भी होंगे, सूत्र जो आता है विमाता राजभान सलगा, जो हमने याद इसमें लिखा हुआ भी है, यमाता राजभान सलगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको याद करते हैं, यमाता या से यगण बनता है हमारा, माँ से मगण, ता से तगण, इस तरह बनते हैं। तो 8 होते हैं हमारे, ये 8 बनते हैं। और पीछे जो एक ला और गा दिया है वो लघु और गुरु के लिए है। ला और गा किसके लिए, लघु और गुरु के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है। तो मात्रा हमारी 2 प्रकार की होती है। मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, एक लघु होती है और एक दीर्घ होती है। लघु मात्रा हमारी ऐसे लगाते हैं और दीर्घ मात्रा हम ऐसे लगाते हैं, ऐसे की तरह लगाते हैं। ठीक है, तो 2 प्रकार की होती है। नेक्स्ट हमारा आता है लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा शब्द के अर्थ, जिस अर्थ का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। तो हमारा क्या होता है, लक्ष्यार्थ होता है। क्या होता है, लक्षणा से लक्ष्यार्थ बनता है। ठीक है, लक्षणा से लक्ष्यार्थ बनता है। लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा शब्द के जिस रूप का बोध होता है उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, ये हमारे इंपॉर्टेंट है, रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा 36 जो क्वेश्चन है, 36वां क्वेश्चन, काव्य शास्त्र के संदर्भ में नवरस से क्या अभिप्राय है। जो काव्य शास्त्र है उसमें नवरस से क्या अभिप्राय है। नवरस का देखो, नव का मतलब 9 होता है, तो नवरस का मतलब 9 रस है। ठीक है, काव्य शास्त्र से नवरस से अभिप्राय 9 रस से है, शेष दिए गए विकल्प असंगत है। ये 9 रस इस प्रकार होते हैं। तो 9 रस कौन से हैं वो ये दे रखे हैं, श्रृंगार रस होता है, हास्य रस होता है, करुण रस, रौद्र रस, ये हमने याद कर रखे हैं सारे। तो इसमें 9 रस बताए गए हैं, शांत रस, ये सारे उसके रस दे रखे हैं, रसों की संख्या दे रखी है, रसों की संख्या 9 होती है, ये सारे रस हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अलंकार के संबंध में मानवीकरण से क्या अभिप्राय है। अलंकार के संबंध में मानवीकरण से क्या अभिप्राय है। ठीक है, अलंकार के संबंध में मानवीकरण से क्या अभिप्राय है। इसमें एक क्वेश्चन हमारा, एक मिनट,
हाँ, एक इधर है हमारे क्वेश्चन। हाँ, निम्नलिखित में से किस विकल्प में स्थायी भाव दिए गए हैं? स्थायी भाव पूछ रहा है। कौन से भाव पूछ रहा है हमसे? स्थायी भाव पूछ रहा है। तो स्थायी भाव की संख्या कितनी है? आप ये कमेंट बॉक्स में बताना कितनी है स्थायी भाव की संख्या। और स्थायी भाव कौन सा हमारा? रति, शोक, उत्साह, भय, ये सब हमारे किस में आते हैं? स्थायी भाव में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है, जितने हमारे रस होते हैं उतने हमारे कितने होते हैं? स्थायी भाव होते हैं। रसों की संख्या जितनी होती है उतने स्थायी भाव होते हैं। जैसे दे रखा है हमारे इसमें श्रृंगार रस, श्रृंगार का रस का स्थायी भाव क्या है? रति, प्रेम। हास्य रस का हास, करुण रस का शोक, वीर रस का उत्साह, रौद्र का क्रोध, भयानक का भय, और विभत्स का जुगुप्सा और घृणा, विभत्स का अद्भुत का विस्मय, आश्चर्य, शांत और निर्वेद। मेन इंपॉर्टेंट इसमें हमारा कौन सा होता है? शांत। ज़्यादातर हमारे याद हो जाते हैं, लेकिन हमारा कौन सा याद नहीं होता? एक तो हमारा विभत्स वाला याद है, मोस्टली ये आता है पेपर, और दूसरा हमारा एक ये और एक शांत वाला। तीन इनमें से मेन है, और का तो हम ज़्यादातर हमें पता लग जाता है कि कौन सा किसके साथ आएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अलंकारों की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? अलंकारों की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो सबसे पहले हमने सही नहीं है, इस पे सही नहीं है, इस पे ध्यान देना है, इस पे ध्यान देना है। सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं है। अलंकारों से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है। अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं है। अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। अलंकारों से काव्य में रोचकता और अलंकारों में काव्य से अलंकारों में प्रभव विषुणता आती है। ठीक है। तो इसमें अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। देखो, अलंकार काव्य सौंदर्य, ये सही नहीं हो कुछ। अलंकारों से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, ठीक है। अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं, ये भी बिल्कुल ठीक है। अलंकारों से काव्य में रोचकता और प्रभु विष्णुता आती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, ये नहीं है, तो ये इसका ऑप्शन सी हो। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है 39वां क्वेश्चन हमारा, इनमें से जो अनुप्रास अलंकार का लक्षण न हो उसे छाटिए। अनुप्रास किसका पूछ रहा है हमसे? ये अनुप्रास का पूछ रहा है। अनुप्रास का अलंकार का लक्षण नहीं है, वो छाटिए। ठीक है। तो शब्द के प्रारंभ अथवा अंत में वर्णों की आवृत्ति, प्रारंभ या अंत में एक या अनेक वर्णों की क्रमानुसार आवृत्ति, पंक्ति की संपूर्णता आवृत्ति, एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले शब्दों की आवृत्ति। ठीक है। तो इसमें अलंकारों की महत्ता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अलंकारों के बिना जो 39वां क्वेश्चन जो हमारा आता है, इनमें से कौन सा अनुप्रास अलंकार का लक्षण न हो उसे छाटिए। तो इसमें जो दे रखा शब्द की प्रारंभ अथवा अंत में वर्णों की आवृत्ति, ये बिल्कुल ठीक है। एक या अनेक वर्णों की क्रमानुसार आवृत्ति होती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। पंक्ति की संपूर्णता आवृत्ति, पंक्ति की नहीं होती, शब्दों की तो हो जाती है। ठीक है। तो और ये इसका ऑप्शन थोड़ा सा लगता है, एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वर्णों की आवृत्ति, ये भी होता है। तो ठीक है। तो पंक्ति की संपूर्णता जो आवृत्ति अनुप्रास का लक्षण नहीं है, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन कह रहा है हमारा, अलंकार के संबंध में मानवीकरण से क्या अभिप्राय है? अलंकार के जो मानवीकरण, देखो मानवीकरण का जैसे अलंकार हमारे कई प्रकार के होते हैं, काफ़ी सारे अलंकार है। तो जब अलंकारों की बात आती है तो अलंकार में जैसे हमारा अनुप्रास अलंकार हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, इस तरह के जो भी आएंगे अलंकार हमारे, तो अलंकार में जैसे मानवीकरण अलंकार का बहुत बार पूछा जाता है। तो मानवीकरण अलंकार हमारा वो अलंकार है जिस अलंकार में हम जो प्रकृति होती है, प्रकृति के जो हमारे जड़ चेतन जो होते हैं, निर्जीव चीज, उसमें हम जान डाल दें। कहने का मतलब ये है कि वो हमारे इंसानों की तरह कार्य करें।
जैसे फूल पत्ती हो गई, पेड़ पौधे हो गए, पर्वत हो गए, झरने हो गए, ये इसमें जैसे इंसान की तरह कार्य करे वो होता है। तो वह अलंकार जिसमें भावनाओं के में मानव गुण व कार्य का आरोप किया जाए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये वाला डी ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार भेद नहीं है? अलंकार का शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, छंद अलंकार, उभय अलंकार। देखो हमारे अलंकारों के तीन भेद होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार होते हैं। तो कौन सा नहीं है इसमें हमारा? ये वाला नहीं है। ठीक है, तो सी हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर सी ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, केवल मात्रिक छंद किस विकल्प में है? छाटिए, मात्रिक छंद पूछा, मात्रा वाले। तो मात्रिक छंद हमारा दोहा, द्रुतवलिमता, सवैया ये अलग है, सोरठा, इंद्रवजा, मंदा, क्रांता ये अलग है, चौपाई, दोहा, रोला। तो ये वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा चौपाई, दोहा और रोला ये हमारे मात्रिक छंद में आता है, मात्राओं की काउंट इसमें गिनती होती है, तो ये हमारा मात्रिक छंद है। ठीक है, इसमें मात्रिक छंद और ये हमारा दे रखा है, थोड़ा हम इसको देख लेते हैं। मात्रिक छंद हमारा दोहा, सोरठा, मात्रिक में जो है दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई, भैरव, उल्लाला, कुंडलिया और छप्पे। इस तरह से जो हमारा कुंडलिया और छप्पे है ये हमारे दो दो उनसे बना है मिलके। ठीक है, और इधर जो दे रखे वाणिक छंद जो दे रखे हमारे वो देख लेंगे। इंद्रवर्जा वाणिक छंद, उपेंद्र वर्जा, मलिनी, दूत विलंबिता, मंद्राक्रांता, वसंतिल का, सवैया ये सब हमारे क्या है? वाणिक छंद है। नेक्स्ट हमारा आता है 43 क्वेश्चन जो हमारा आता है, इसमें जो क्वेश्चन है हमारा 43 कह रहा है काव्य गुणों के संबंध में जो कथन सही नहीं है, काव्य गुणों के संबंध में सही नहीं है उसे छाटिए। तो गुण काव्य के अतिरिक्त आंतरिक सौंदर्य है, गुण काव्य के आंतरिक सौंदर्य है, अलंकार बाह्य सौंदर्य। ठीक है, दूसरा कह रहा ऑप्शन हमारा गुण रस के उत्कर्ष और काव्य के शोभाकारक तत्व है, और काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन नहीं मिलता। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर है। माधुर्य, प्रसाद, ओज और सर्वमान्य सर्वगुण काव्य गुण है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन सी वाला हमारा सही। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है 44th क्वेश्चन है हमारा, 44th क्वेश्चन कह रहा है कि मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की भाषा कौन सी थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, 2-3 बार पूछा गया है ये क्वेश्चन हमारा। तो मुस्लिम शासकों के समय कौन सी थी हमारी भाषा? अरबी और फारसी थी। कौन सी भाषा थी? उर्दू, हिंदी, संस्कृत तो हमारी प्राचीन भाषा है, फिर संस्कृत, उर्दू हमारी, उर्दू और हिंदी को तो संस्कृत की वैसी ही बेटियाँ माना गया, तो ये तो हो नहीं सकती, तो अरबी फारसी थी। ठीक है, भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? भारत की जो हम संपर्क आभार, तो इसका हम सब जानते हैं कि हमारी हिंदी भाषा है। ये कौन सी है? हिंदी भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा हिंदी में भाषा में कितने स्वर है? ये भी सभी जानते हैं, हिंदी भाषा में कितने स्वर है? 11 स्वर है। ये स्वर लिखे भी है नीचे, आप लोगों को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। ये कई बार हमें पता नहीं चलता, हम सोच लेते हैं वर्ण कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, अक्षर कहते हैं, वाक्य कहते हैं, तो माइंड में चलता रहता है क्या कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? हमारा ये अक्षर है। ठीक है, इस अक्षर बोलते हैं। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? जो आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है वो किससे हुआ? हमारा खड़ी बोली तो अभी हमारी बोली जाए तो वो तो हो नहीं सकता, अवधि में भी हमारा अभी प्रचलन हुआ है, तो कौन सी भाषा से हमारा ये अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, किससे हुआ? हमारा अपभ्रंश से हुआ है। ये हमारा रूप दे रखा है, संस्कृत से पहले क्या था हमारा? संस्कृत आया, संस्कृत आया सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले कौन सा है? संस्कृत आया, फिर हमारा पाली है, संस्कृत से निकल के पाली आई, फिर प्राकृत आई है, प्राकृत से अपभ्रंश आई है, अपभ्रंश से अवट आई है, और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा हिंदी है। ठीक है, ये हमारे हैं।
ये हमारे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। अभी हमने कितने क्वेश्चंस किए हैं? 48 क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, ये हमारा 2014 का पेपर है जो KVS में आया था। और धीरे धीरे करके मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन पेपर करा दूंगी, जितने भी आ रखे हैं। एक दो जो भी है जैसे KVS में आया है या फिर DSSB में आया है, जितने जितने जैसे अकॉर्डिंग मेरे अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन सामने आएंगे आप लोगों को सारे पेपर करा दूंगी। और आप इन क्वेश्चन पेपरों को अच्छे से करना। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप लोगों को एक छोटा सा संदेश देना था कि अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, ये तैयारी करने का सबसे बेस्ट समय है। इस समय आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और व्याकरण का भी टॉपिक मैं साथ साथ डालती रहूँगी, जो व्याकरण आती है हमारी हिंदी में। और व्याकरण जो DSSB में और उसमें जो CTET में आती है, या STET हो, CTET हो, UP TET हो, कोई भी TET हो, सब में वो व्याकरण आपको काम आएगी। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरे कोचिंग सेंटर के थे, वो बोल रहे थे कि वीडियो बनाने के लिए, इसलिए मैंने बनाई ये वीडियो। जिन तक वीडियो नहीं पहुंच पाती है, जैसे बहुत से लोग कोचिंग सेंटर तक नहीं पहुंच पाते, तो उनके लिए वीडियो बना के डाल रही हूँ मैं ये, ताकि सभी का इससे भला हो सके। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो आप प्लीज़ इसे लाइक, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठाएं। आप अपने घर पे रहिए। आप सुरक्षित है तो देश, घर सुरक्षित है, घर सुरक्षित तो आपका पड़ोस सुरक्षित है, पड़ोस सुरक्षित है तो आपका देश सुरक्षित है। और देश के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं कि हम घर पे रहें। घर पे रहकर ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी पढ़ाई करें। और पढ़ाई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप लगे हुए हैं तो उसको पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।